एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की और बात करेंगे अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर मुस्लिम विधायकों के नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरे की मांग कर दी है। इरफान सोलंकी का कहना है कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए सत्र को छोड़कर जाना होता है। ऐसे में अगर विधानसभा में एक कमरा नमाज पढ़ने के लिए होगा तो मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए सत्र छोड़कर सत्र की कार्यवाही को छोड़कर जाना नहीं होगा। हालांकि इरफान सोलंकी अपनी इस मांग को प्रेयर रूम का नाम उन्होंने दिया है, लेकिन अब सपा विधायक की इस मांग को लेकर सियासी घमासान जरूर छिड़ गया है। यूपी विधानसभा के अंदर नमाज के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करने की सपा विधायक इरफान सोलंकी की मांग उस वक्त आई है जब हाल ही में झारखंड में विधानसभा के अंदर मुस्लिम विधायकों के नमाज पढ़ने के लिए नमाज रूम आवंटित किया गया है। और इसी को लेकर झारखंड में विरोधी दल विधानसभा के अंदर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नमाज रूम का आवंटन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब यूपी में भी विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे की सपा विधायक की मांग ने नई सियासी बहस को छेड़ दिया है कि विधानसभा के अंदर धार्मिक क्रियाकलापों की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। विधायक इरफान सोलंकी ने क्या मांग की है और उस पर भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, ये सुनिए। जब विधानसभा चलती है तो उस समय महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, हम ही नहीं तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र के लगाते हैं। और क्योंकि नमाज हमारी 1 बजे वाली 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली जैसे जैसे टाइम है, तो अगर एक छोटा सा रूम, हमने मस्जिद का नाम नहीं लिया है, हमने प्रेयर रूम का नाम लिया है। अगर हृदय नारायण दीक्षित जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अच्छा समझे तो बना दे, नहीं अच्छा समझे कोई। कहीं ना कहीं ये चुनाव से भी प्रेरित दिख रहा है और मैं तो ये कहूँगा कि उनको विधायक जनता ने बनाया है विधानसभा के अंदर मंडप बनवाने के लिए या उनका कोई इबादत गृह बनाने के लिए नहीं हुआ है। उस विधान मंडप में वो गए हैं जनता की समस्या उठाने के लिए, इबादत करने के लिए। खूब मस्जिदें उनकी सरकार में बनी है और उनके घर में भी इबादत गृह होगा, वहाँ पर इबादत करें, उसके लिए वो स्वतंत्र है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? अरे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। इधर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का कहना है कि उनके पास इरफान सोलंकी का ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। विधानसभा की नियमावली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी जाति धर्म के पूजा पाठ के लिए कोई कक्ष आवंटित किया जा सके। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कानपुर से इरफान सोलंकी, उन्होंने मांग की विधानसभा अध्यक्ष से कि यहाँ भी नमाज के लिए एक छोटा सा कमरा अलॉट किया जाए। क्या ऐसा संभव है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय दीक्षित हैं, उनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से पहले झारखंड में हुआ, अब उत्तर प्रदेश में जो सपा के विधायक इरफान सोलंकी वो मांग कर रहे हैं कि एक अलग से कमरा दिया जाए नमाज के लिए। इस मामले में उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र, कोई मांग पत्र हमारे कार्यालय को अब तक नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि झारखंड विधानसभा में अगर हुआ है, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? पहली बात कि झारखंड विधानसभा की जो बातचीत आप उद्धृत कर रहे हैं वो वहाँ की है, और अगर इस आशय का कोई आवेदन आता है तो हम नियमावली और संवैधानिक व्यवस्था के आलोक में उसका अध्ययन करेंगे और तभी कुछ कहना ठीक रहेगा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय दीक्षित का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी इस तरह से कोई पत्राचार, कोई आवेदन उन्होंने इरफान सोलंकी जो सपा के विधायक है उन्होंने नहीं किया है, और इस तरह की नियमावली जो विधानसभा की उसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी जाति धर्म के लिए पूजा पाठ के लिए कोई विशेष रूम जो है वो आवंटित किया जाए। हालांकि अगर ऐसा कोई प्रत्यावेदन आएगा तो ज़रूर नियमों को दिखवाने की बात भी वो कह रहे हैं। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी,
ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तलक, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी में चुनाव का मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी के दौरे पर हैं और उनके दौरे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ओवैसी के आज अयोध्या से लखनऊ तक के कार्यक्रम की ये 3 अहम तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर अयोध्या में ओवैसी के जनसभा के दौरान दिए भाषण की है। दूसरी तस्वीर ओवैसी की जनसभा में उन्हें देखने आई भीड़ की है और तीसरी तस्वीर लखनऊ में ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी दौरान माफिया अतीक अहमद की पत्नी एआईएमआईएम में शामिल हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अपने सियासी मंसूबे को जीत का जामा पहनाने के लिए ओवैसी ने यूपी की राजनीति में दबदबा रखने वाले मुस्लिम नेताओं को अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज पूर्व सांसद और विधायक रह चुके अतीक अहमद की पत्नी ओवैसी की मौजूदगी में उनकी पार्टी में शामिल हो गई। अतीक इस वक्त गुजरात की जेल में बंद हैं और अब ओवैसी की नजर सपा सांसद आजम खान पर टिकी हुई है, जो इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। सूत्र ये बताते हैं कि ओवैसी जल्द ही आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं। हालांकि ओवैसी ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अतीक और आजम पर ओवैसी ने क्या कहा, आइए सुनिए। मगर आज वो जिस उलझनों में है, परेशानियों में है, तो उस तरह का एक पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं दे सकता। मगर मेरी नेक तमन्ना है और हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा करे। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे की शुरुआत के साथ ही विरोधियों ने भी उन पर हमला बोल दिया है। भाजपा ने कहा है कि ओवैसी की जिहादी मानसिकता यूपी में नहीं चलने वाली, तो कांग्रेस ने एक बार फिर से ओवैसी पर भाजपा के साथ मिलकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पहले अयोध्या से चिढ़कर उसका पुराना नाम फैजाबाद इस्तेमाल करना अपने पोस्टर में, अपने शब्दों में, और फिर अब सांप्रदायिकता के कारण से उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी एआईएमआईएम में शामिल कराना, यह ओवैसी जैसों की मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी इनकी यह जिन्ना वाली जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। ओवैसी साहब कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ओवैसी वही काम कर रहे हैं जो हिंदू महासभा के लिए मुस्लिम लीग किया करती थी। दोनों कट्टरता के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चलाते थे और उसके बाद साथ में सरकारें चलाते थे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। एक एडीआर की रिपोर्ट कहती है, ओवैसी साहब ने खुद बताया कि बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी और भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता विधायक मंत्री हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी उसी तरीके से ज्वाइनिंग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है ओवैसी के पास। और अब बात बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की, जिन्होंने आज लखनऊ में अपने पार्टी दफ्तर में ब्राह्मण सम्मेलन का समापन कर दिया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मायावती ने बसपा ने अपने कार्यकर्ताओं और ब्राह्मण समाज को संबोधित किया और कई अहम बातें कही। 10 साल से यूपी की सत्ता से दूर रहने के बाद अब दोबारा उत्तर प्रदेश में जीत की राह तलाश रही मायावती काफी बदल चुकी हैं। इसकी झलक तब देखने को मिली जब मायावती ने ऐलान किया कि अगर 2022 में बसपा की सरकार बनती है तो वो स्मारकों का निर्माण नहीं करवाएंगी। इसके अलावा मायावती ने ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा की सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों को वही माहौल मिलेगा जो 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के दौरान था। तो देखिए, 2022 को अब निशाना बनाकर मायावती ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार मायावती का अंदाज कुछ बदला हुआ है। तो देखिए, मायावती का अंदाज आज जरूर बदला हुआ था और बड़ा बयान उन्होंने दिया है। क्या कुछ कहा है समापन सम्मेलन में, आइए सुनिए। प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ
कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। मेरी 4 रही सरकारों में मैंने अपनी चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियाँ आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली 4 रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज़्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। देखिए, मायावती ने चुनावी हुंकार तो भर दी, लेकिन भाजपा का कहना है कि उन्हें चुनाव की वजह से ब्राह्मण याद आ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग बहुत समझदार है। प्रश्न है कि किस आधार पर इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, किस नफरत की आंधी को लेकर पश्चिम से पूरब तक इन्होंने द्रोह पैदा किए, जातियों में संघर्ष करवाया। वह समाज जो जाति के भेद को समाप्त कर रहा था उसको इन्होंने खोद कर और मध्य किया, बीच में लाए, नफरत के बीज बोए। और इनका जब शासन काल था तो ज़रा नौकरियों को देखिए, ज़रा रोज़गार जब बट रहे थे किसको रोज़गार मिले? जाति विशेष को रोज़गार मिले। जो लोग खुद जातिवाद करते हैं, जो चाहते ये हैं कि हम जाति के वोट पर ही और एकदम अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रहें, जातिवादी की राजनीति करने वाले लोग इस तरह की बात कहें, ये बहुत अशोभनीय है। वहीं उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि उन्होंने कभी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया क्योंकि ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है। मुस्लिमों का कभी विरोध नहीं करता। मुस्लिम वो है जिसका ईमान मुस्लिम है। सुन्नत मुन्नत से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान तो अब्दुल कलाम साहब भी थे, मुसलमान तो अशफाकुल्लाह भी था, मुसलमान वो तो जैसे हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए थे। मैं विरोध करता हूँ उन लोगों का जो देश का विरोध करते हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गीत गाते हैं। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये पार्टी झूठ है। उन्होंने कहा कि किसी को भी झूठे प्रचार से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का विकास नहीं दिख रहा है क्योंकि इस सरकार के दोनों ड्राइवर भाग गए हैं। इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल और जरूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। 10 और 11 सितंबर को लखनऊ का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। ये अहम जानकारी मिल रही है। कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगी प्रियंका गांधी। पार्टी की राज्य चुनाव समिति और चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी। प्रियंका गांधी लखनऊ का दौरा करेंगी। 2 दिवसीय दौरा होगा। 10 और 11 सितंबर को लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगी प्रियंका गांधी। तो देखिए, लगातार प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने की कवायद में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा प्रियंका गांधी वाड्रा का। और अगली बड़ी खबर यह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ा गया 4.5 करोड़ का सोना। 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाद से आने वाली फ्लाइट से लाए गए थे सोने के 77 बिस्किट। मदद करने वाला कस्टम हवलदार भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर भी गिरफ्तार हुआ है। रियाद से आने वाली फ्लाइट से ये बिस्किट लाए गए थे सोने के 77 बिस्किट सोने के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा
हैंडलर की मदद करने वाला कस्टम हवलदार भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से बड़ी खबर, जहां 4.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रियाद से आने वाली फ्लाइट से ये सोने के बिस्किट लाए जा रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भूमि दान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अब अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी का निर्माण होने जा रहा है, जिसका नाम होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने अलीगढ़ जाएंगे। 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, जिसके लिए अलीगढ़ की कोल तहसील के लोधा और मुसईपुर गांव में 37 हेक्टेयर से अधिक जमीन प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा 10 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी अधिग्रहित की गई है। इसके पहले आज गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने अलीगढ़ जाकर वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। वहीं अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाए जाने से वहां के लोग खासे उत्साहित। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अलीगढ़ के दौरे को लेकर के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल अलीगढ़ आने वाले हैं और उनका तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद है और वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे की यहाँ आ रहे हैं। उसी की तैयारी के निमित्त मैं भी यहाँ आया था। हमारे माननीय सांसदगण, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे जिले के संगठन के तमाम वरिष्ठ नेतागण उसी चीज़ों को ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय बन रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये इन्होंने अपनी सारी ज़मीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाने के लिए दे दी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, मांगे भी उठाई इस चीज़ के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर होना चाहिए। वो ऐसा वहाँ पे और अन्य सरकारों ने नहीं कर पाई। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन्हें जो सम्मान दिया गया है, उसके लिए हम उनके सदैव आभारी रहेंगे।